Here the question is asking कि describe the location in the plane of the point Px जिसके लिए x जो है वो greater than 0। अब ये x एक्सिस है, ठीक है, और x एक्सिस का जो ये राइट साइड है ये सारी की सारी जो है वो greater than 0 होती है। तो ये डेफिनेशन तो सिंपली जो है ना इस पूरे राइट हाफ प्लेन की है जिसमें पहला और चौथा क्वाड्रेंट आता है, ठीक है। तो हम सिंपली कह देंगे कि ये पॉइंट जो है ये राइट हाफ प्लेन में कहीं आप लोकेट कर सकते हो, उसकी लोकेशन वहाँ पे कहीं होगी। सेकंड ये कहा है कि आपने बताना है द लोकेशन इन द प्लेन फॉर अ पॉइंट जिसके लिए x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 है। अब x ग्रेटर देन 0 यहाँ पे है, y ग्रेटर देन 0 यहाँ पे है, तो यू आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द वेरी फर्स्ट क्वाड्रेंट। So this is the first quadrant। ठीक हो गया। Lastly, x is equal to 0 कहाँ होगा? Definitely there's only one place जहाँ पे x जो है वो हमेशा 0 होगा, and that would be the y axis। y axis पे y की जो भी वैल्यू हो ना, x उसके लिए 0 होगा। तो this is basically मतलब इस तरह का कोई भी पॉइंट होगा, you can find it on the y axis। y जो है वो 0 होता है x एक्सिस के ऊपर, ठीक है, थ्रू आउट x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 है। तो ये तो डेफिनेशन हो गई ऑफ द x एक्सिस। फिर सेकंड पूछा हुआ है कि यार x जो है वो लेस देन 0, अब x लेस देन 0 थ्रू आउट इस साइड पे है, और y जो है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 तो इस x एक्सिस पे आ जाएगा इस साइड पे, और ग्रेटर देन 0 इसके ऊपर आ जाएगा। तो जहाँ पे दोनों ओवरलैप करें दैट इज द रीजन, एंड दैट रीजन कंटेन्स द सेकेंड क्वाड्रेंट एंड उसकी बाउंड्री जो एक्स एक्सिस के साथ है, एंड इट्स बाउंड्री विद द एक्स एक्सिस। अच्छा, ये जो पार्ट 7 है ना, इसके अंदर बुक्स में मिस प्रिंटिंग हुई हुई है, माइनस लगा हुआ है। दिस इज बेसिकली अ प्लस, ठीक है। तो पूछा ये जा रहा है कि यार वो कौन सा मतलब रीजन है, लोकेशन है जहाँ पे x की एब्सोल्यूट वैल्यू और y की एब्सोल्यूट वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है। अब यार अगर मैं पहले क्वाड्रेंट में देखता हूँ तो अगर x 2 है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है y की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 के इक्वल आ जाएगी, राइट। सेकंड में अगर x 2 है तो 2 की और -2 अगर y है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल आ जाएगी। इसी तरह इसमें अगर ये -2 है, वो भी y भी -2 है, इनकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल होगी। इसमें अगर x जो है वो -2 है और y जो है वो 2 है तो इनकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल होगी। तो बेसिकली x और y की एब्सोल्यूट वैल्यूज जो है ना वो चारों क्वाड्रेंट्स में एक दूसरे के इक्वल होती हैं। सो दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स ऑल 4 क्वाड्रेंट्स। लेकिन ऑल 4 क्वाड्रेंट्स कहना आई मीन इस पॉइंट तक भी एक्यूरेट नहीं होगा, तो यू विल हैव टू राइट कि ऑल 4 क्वाड्रेंट्स वेयर x y की इक्वल है और x और y जो है उनके साइंस ऑपोजिट है, ठीक है। ऑल 4 क्वाड्रेंट्स विथ पॉइंट्स वेयर, चलो ये भी ऐड कर देते हैं, विथ पॉइंट्स वेयर या तो x और y इक्वल है तो डेफिनेटली उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल होगी, या उनके साइंस डिफरेंट है उस केस में भी उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल होगी। अच्छा, ये पूछा हुआ है कि x की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हो। अब x की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 के इक्वल हो जाती है इस पॉइंट पे, यू नो x यहाँ पे 3 होता है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 3 है, और x यहाँ पे -3 होता है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 3 है। तो बेसिकली इस पॉइंट से इस साइड पे x की वैल्यू जो एब्सोल्यूट है वो ग्रेटर देन 3 होगी, और इस पॉइंट से इस साइड पे जो है x की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगी। तो आप यही लिख सकते हो कि these are basically points on the x axis जो कि 3 जितने या उनसे बड़े हैं, ठीक है। पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इक्वल टू और ग्रेटर देन 3, और यही पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच आर इक्वल टू और लेस देन -3, और
इक्वल टू और लेस देन -3। अच्छा, अब आ जाते हैं इस पे कि x जो है वो ग्रेटर देन 2 और y इक्वल टू 2 हो। अब y इक्वल टू 2 जो है वो यहाँ पे है, इस पूरी लाइन पे, और इस पूरी लाइन के ऊपर जो है x ग्रेटर देन 2, x इक्वल टू 2 यहाँ पे आएगा, यानी कि बाकी जो लाइन होगी इस पॉइंट से आगे, जिसको भी मैं रेड में करता हूँ, इस पॉइंट से आगे जितनी लाइन होगी उस पे y इज इक्वल टू 2 होगा और x ग्रेटर देन 2 होगा। सो अगर मैं इस रीजन को देखूं, ये आ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा है ना। अगेन इसको डिफाइन करने के इंग्लिश के अंदर बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ पे सबसे एफिशिएंट तरीका ये कि आप ये लिख दो कि पॉइंट्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वेयर बेसिकली x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 2 है एंड y इक्वल टू 2 है। अब यही क्वेश्चन में लिखा हुआ था, तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चेंज करना पड़ेगा। अब इसको चेंज करने के लिए जो है हम ये लिख सकते हैं कि एप्सिसा ग्रेटर देन 2, एप्सिसा जो है वो ग्रेटर देन 2 है, और ऑर्डिनेट जो है, जो y एक्सिस होता, y कोऑर्डिनेट होता है, वो इक्वल टू 2 है। दैट्स इट। यार दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक तो ये जो पॉइंट दिया हुआ है इस इन दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस, और दूसरा इसका मिड पॉइंट। अब इसको मैं रफ सा करके बना लेता हूँ। विजुअल्स जो है ना वो इंसान को हेल्प करते होते हैं। 3 1 कहीं इधर होगा, -2 -4 कहीं इधर होगा। ठीक है, इसको इस तरह से ज्वाइन कर लेते हैं कि यार ये 3 1 है और ये -2 -4 है। अब अगेन ये मैंने आपको बताया था कि इस तरह से दो पॉइंट्स को ज्वाइन करें ना, तो वो हम ट्राइंगल वाली फॉर्म, परपेंडिकुलर बेस यूज़ करते हैं, जिसमें हम टेक्निकली हाइपोटेन्यूज निकाल रहे होते हैं, जो कि डिस्टेंस होता है बिटवीन द पॉइंट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स कैसे आप निकाल लोगे? सिंपली x में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे दूसरा वाला x, इसका स्क्वायर, प्लस y में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे दूसरा वाला y, और इसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, राइट? सो दिस गिव्स यू 3 4 5, 5 का स्क्वायर इज 25, 4 5, अगेन 5 का स्क्वायर इज 25, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, ये आ गया 2 टाइम्स 25 या 50 कर लो। इसमें से 5 तो बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट अंदर आ जाएगा, तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3 1 एंड -2 -4 जो है वो 5 स्क्वायर रूट 2 है। अच्छा, सेकंड हमने क्या करना है कि हमने इनका मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स। अब मिड पॉइंट डेफिनेटली मिड में होगा, उसका जो x है वो इन दोनों का एवरेज होगा। उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो इन दोनों के x का एवरेज होगा, यानी 3 प्लस -2 डिवाइडेड बाई 2। अगेन ये चीज़ें सारी एक्सप्लेन मैं आपको कर चुका हूँ इस टॉपिक के अंदर। और y जो है उसका अगेन एवरेज होगा। सो दिस कम्स आउट विथ 3 -2 1 1/2, तो ये आ गया 1/2, और 1 -4 गिव्स यू -3, -3/2। तो ये वो मिड पॉइंट है जो कि उस लाइन का है जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। यार इस क्वेश्चन में हमने शो करना है कि जो पॉइंट्स ए, बी और सी है ना, वो वर्टिसेस हैं एक राइट ट्रायंगल के। इन अदर वर्ड्स एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल के। ठीक है, तो पहला काम तो मैंने ये किया कि मैंने इन तीनों पॉइंट्स को ना अंदाजन एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करके, कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करके मैंने इनको ड्रॉ कर लिया। इनको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, मुझे एक ट्रायंगल मिल जाएगा। लेट्स एक्चुअली हाईलाइट दैट ट्रायंगल इन रेड सो इट्स विजिबल। अच्छा, अगर तो यार ये वर्टिसेस हैं एक राइट ट्रायंगल के, तो फिर इनके ऊपर जो पाइथागोरस थ्योरम है ना वो अप्लाई होगा लाजमी। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें ये साइड भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ये साइड भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ये साइड भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और उसके बाद हम देखेंगे कि अगर पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। सो लेट्स गेट टू इट। सबसे पहले लेट्स कैलकुलेट द साइड ए बी की लेंथ। ठीक है, अब साइड ए बी की लेंथ क्या होगा? मैं सिंपली जो पॉइंट दो पॉइंट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। तो ए माइनस
बी का एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस 2 माइनस बी का वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। ओके, यू गो। ये तो सिंपली बन जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर विच इज़ 3, ये बन जाएगा 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर विच इज़ 9। सो बेसिकली आपकी साइड ए बी जो है ना यार वो स्क्वायर रूट 12 आ गई है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम दूसरी साइड को कैलकुलेट करते हैं। लेट्स कैलकुलेट साइड बी सी। तो जब हम बी सी को कैलकुलेट करेंगे, सेम थिंग, बी का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस सी का एक्स कोऑर्डिनेट स्क्वायर्ड प्लस बी का वाई कोऑर्डिनेट माइनस सी का वाई कोऑर्डिनेट एंड स्क्वायर्ड, उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दें, विल गिव यू द लेंथ। सो दिस कम्स आउट टू बी, ये तो सिंपली आ गया जी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर विच इज 3 एंड माइनस 1 प्लस 2 गिव्स यू प्लस 1, सो उसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर रूट। सो बी सी साइड जो है वो फाइनली आपके पास आ गई है स्क्वायर रूट ऑफ 4 विच इज 2। लास्टली जो है, लेट्स कैलकुलेट द साइड ए सी साइड कैलकुलेट करते हैं कि उसकी लेंथ क्या है। ए का एक्स कोऑर्डिनेट 0, सी का भी एक्स कोऑर्डिनेट 0, नहीं जी स्क्वायर कर दिया। ए का एक्स कोऑर्डिनेट 2, सी का -2, तो जो वो माइनस होगा तो वो बेसिकली प्लस हो जाएगा, यहाँ पे मैं पूरा नहीं लिख रहा। अच्छा जी, ये क्या बन गया 0 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट विल सिंपली फाइनली गिव यू 4। अच्छा, मुझे यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है कि जो साइड ए बी है ना इसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होनी है, राइट। तो अगर अगर हाइपोटेन्यूज हुई तो हाइपोटेन्यूज यही होगी। तो हम यहाँ पे अब चेक कर लेते हैं कि चेकिंग इफ द पाइथागोरस थ्योरम अप्लाइज, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम जो है ना यार वो सिर्फ और सिर्फ जो है राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स के लिए होता है। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है तो डेफिनेटली ए बी साइड जो है वो हाइपोटेन्यूस होगी, राइट। वो फिर इक्वल आ जाएगी बी सी साइड के लेंथ के स्क्वायर जो कि बेस या परपेंडिकुलर कुछ भी हो सकता है, और ए सी साइड के लेंथ के स्क्वायर पे के इक्वल। सो 12 का स्क्वायर रूट 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। दिस गिव्स यू 12, दैट गिव्स यू 16 प्लस 16, so your life is fucking fucked because the right angle triangle के लिए जो पाइथागोरस थ्योरम है वो अप्लाई नहीं होता, so fuck off। ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो पॉइंट्स है ए बी और सी, दे आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, अब ये शो करें। अब 3 पॉइंट्स हैं तो ट्राइंगल तो लाजमी बन जाएगा कि मैं अंदाजे से ए करता हूँ 1 2 3 1, लो जी यहाँ पे ए अगर कर दिया, पॉइंट बी पॉइंट इज 1 2 1 2 3, ओके यहाँ पे बी आ गया, सी इज 1 2 1 2, ऑलराइट। तो बेसिकली कुछ इस तरह से करके ना ट्राइंगल बनना है, ठीक हो गया। ऐसे करके कोई ट्राइंगल बनेगा और जो 3 पॉइंट्स हैं वो वही हैं जो क्वेश्चन में आपको बताए हुए। आप एक स्टेटमेंट आप ये लिखो कि फॉर एन आइसोसेलेस ट्राइंगल जो 2 साइड्स होंगी, मतलब 3 पॉइंट से ट्राइंगल तो कंफर्म बन जाएगा, लेकिन आइसोसेलेस ट्राइंगल अगर हुआ तो उसकी 2 साइड जो है वो इक्वल होंगी और जो थर्ड साइड होगी वो डिफरेंट इन लेंथ होगी। सो पॉइंट यही है कि हम साइड ए बी को कैलकुलेट करके देखें, साइड ए सी को कैलकुलेट करके देखें और साइड बी सी को कैलकुलेट करके देखें। साइड ए बी जो है, ए का एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, बी का एक्स कोऑर्डिनेट -2 है। आ, 2 पॉइंट्स का जो डिस्टेंस फॉर्मूला सिंपली वो अप्लाई कर रहा हूँ। सिमिलरली ए का जो y कोऑर्डिनेट है वो 1 है, बी का जो y कोऑर्डिनेट है वो -3 है। ओके, ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है 3 + 2 विच इज़ 5, 5 का स्क्वायर इज़ 25 प्लस 1 + 3 विच इज़ 4, 4 का स्क्वायर इज़ 16
तो 6 7 9 10 11 2 3 4 41 स्क्वायर रूट आ गया जी ए बी साइड की लेंथ। ए सी साइड की लेंथ सिमिलरली लिखते हैं और उसको भी अगर आप इसी फार्मूला को यूज़ करके कैलकुलेट करते हो तो वो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाती है। लास्टली बी सी साइड, तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट ये है, सी का एक्स कोऑर्डिनेट ये है, इसका स्क्वायर कर लें, प्लस बी का वाई कोऑर्डिनेट ये है, सी का वाई कोऑर्डिनेट 2 है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। व्हाट डज दिस गिव यू? ये आ जाएगा -2 यानी कि -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इज द सेम 16, 3 -3 -2 -5 का स्क्वायर gives you 25, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 41। तो अब का स्क्वायर रूट, तो अब ये चीज़ तो नज़र आ गई कि यार ट्रायंगल तो डेफिनेटली 3 पॉइंट्स हैं तो मिलाने से ट्रायंगल बनेगा, लेकिन उनमें से जो 2 साइड्स हैं उनकी लेंथ जो है वो इक्वल आ रही है। हेंस जो ट्रायंगल ए बी सी है इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि जो ए बी की लेंथ है वही बी सी की आ रही है और वो अनइक्वल। अच्छा, ये अक्सर लोग ये भी सोचते हैं कि इन दोनों को जब हमने इक्वल कर लिया है तो तीसरी निकालने की क्या ज़रूरत है। देखो, अगर तीसरी भी इक्वल आ जाती ना तो फिर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल ना होता, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होता। तो हमने जहाँ ये दिखाना है कि दो साइड्स की लेंथ इक्वल है, हमने साथ ये भी दिखाना है कि जो थर्ड साइड है ना वो अनइक्वल है, राइट? दैट इज व्हाट मेक्स इट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड वी हैव प्रूव्ड इट। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि शो दैट कि जो पॉइंट ए बी सी और डी है दे आर बेसिकली द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब यार पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या है? पैरेललोग्राम की डेफिनेशन ये है कि उसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ठीक है? मतलब अगर मैं इस तरह से कोई एक चीज़ बनाऊं, एक बेसिकली रेक्टेंगल को टेढ़ा कर दूं, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। इसी तरह ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। ये पैरेललोग्राम है। इसी तरह अगर मैं स्क्वायर को टेढ़ा करके रोम्बस बनाऊं तो वो भी टेक्निकली एक पैरेललोग्राम ही है, क्योंकि उसकी भी ऑपोजिट साइड जो है ना वो इक्वल है। तो ये कुल डेफिनेशन है पैरेललोग्राम की। तो अगर हमने ये दिखाना है कि यार ये पैरेललोग्राम है तो हमने ऑपोजिट साइड्स को इक्वल दिखाना है, ठीक है? पहले तो इस फिगर को वैसे ही रफ में ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि एक विजुअल होना ना इस तरह के क्वेश्चन का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिलेटेड क्वेश्चंस का, वो चीज़ों को काफ़ी क्लियर कर देता है। उसके बाद आप एक स्टेटमेंट लिख लो कि यार फॉर दिस ए बी सी डी टू बी अ पैरेललोग्राम, जो ऑपोजिट साइड्स हैं दे मस्ट बी इक्वल, व्हिच इज बेसिकली टू से कि ए बी के ऑपोजिट कौन सी साइड है? ए बी के ऑपोजिट वाली साइड जो वो ए बी के इक्वल होनी चाहिए, यानी कि सी डी साइड जो वो इक्वल होनी चाहिए। ऑल्सो जो आपकी बी सी साइड है उसके ऑपोजिट वाली साइड विच इज ए डी साइड, वो भी इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ से मैं ए बी साइड का, इस साइड का जो है वो डिस्टेंस लिखता हूँ। उसके लिए अगेन दोनों पॉइंट्स दिए हुए हैं तो 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ कर लो। बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो -2 है, ए का 5 है, तो -2 में से यू विल बी सब्ट्रैक्टिंग 5 स्क्वायर, प्लस बी का वाई कोऑर्डिनेट इज 3, ए का वाई कोऑर्डिनेट इज 2, तो 3 - 2 स्क्वायर, ये होगी ए बी की लेंथ इज इक्वल टू सी डी की लेंथ। तो c का x कोऑर्डिनेट इज -3, d का x कोऑर्डिनेट इज 4, तो -3 - 4 स्क्वायर, c का y कोऑर्डिनेट इज -4 एंड d का y कोऑर्डिनेट इज -5, तो जब -5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो +5 बन जाएगा उसका स्क्वायर। अच्छा, ये क्या बन रहा है? 5 6 7, 7 का स्क्वायर बन गया ये तो, जो कि 49 होता है, और 3 - 1 1 का स्क्वायर 1 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 50 बन रहा है। यहाँ पे 4 5 6 7, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 का स्क्वायर 1। अच्छा जी, यहाँ से ये पता चल गया कि 50 जो है वो इक्वल टू स्क्वायर रूट 50 इक्वल टू स्क्वायर रूट 50 आ रहा है, जहाँ से फर्दर ये इम्प्लीकेशन आ गई कि जो ए बी की लेंथ है वो इक्वल है सी डी के लेंथ के। इसी तरह से यार जब आप प्रूव करने निकलोगे कि बी सी साइड ए डी साइड के इक्वल है, तो वही फार्मूला इनके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करके उनके स्क्वायर्स के स्क्वायर रूट्स को ऐड करोगे
एंड यू विल रीच द कंक्लूजन कि फाइनली ये भी दोनों 50 आ रहे हैं, सो बी सी साइड इज इक्वल टू ए डी साइड. Hence, ABCD is a parallelogram as opposite sides are equal. ठीक है? Opposite sides are equal. AKA जो AB साइड है उसकी लेंथ इक्वल है CD साइड के, एंड जो BC साइड है उसकी लेंथ इक्वल है AD साइड के. अब इसके बाद हमने क्या करना है, आगे ये पूछा हुआ है कि क्या ये पैरेललोग्राम स्क्वायर है या नहीं है. और यहाँ पे बहुत सारे लोग सोचने में ये गलती करते हैं कि यार सारी साइड्स स्क्वायर रूट 50 आ रही हैं तो स्क्वायर है ना ये. बात ये है कि अगर मैं स्क्वायर को स्क्यू करता हूँ तो ये जो शेप बनती है ना रोम्बस, इसकी भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं. मतलब अगर ये 1 1 1 1 था, ये भी 1 1 1 1 है, बस इसके एंगल 90 के नहीं है. राइट. तो स्क्वायर की फिर एक डिस्टिंक्ट निशानी ये है कि उसके एंगल 90 के होते हैं, और एंगल 90 होने की वजह से इसके जो दो डायगोनल्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं. स्क्वायर का ये डायगोनल और ये डायगोनल इक्वल होगा. रोम्बस जो आप बना रहे हो डेफिनेटली उसके अंदर एक डायगोनल बड़ा होता है, एक छोटा होता है. अभी आपको नज़र आ रहा है कि ये दोनों वर्टिसेस दूर हैं, तो ये डायगोनल बड़ा होगा, ये छोटा होगा. तो यानी कि अगर हमने प्रूव करना है कि यार ये डायग्राम जो है जो कि पैरेललोग्राम तो प्रूव हो गई है, स्क्वायर भी है, तो हमने ये प्रूव करना होगा कि द डायगोनल्स आर इक्वल. एंड फॉर ए बी सी डी टू बी अ स्क्वायर, जो डायगोनल्स हैं दे शुड बी इक्वल. दैट इज जो बी डी डायगोनल है वो ए सी डायगोनल के इक्वल होगा. बी डी डायगोनल कौन सा बन रहा है? बी डी डायगोनल बन रहा है ये डायगोनल इक्वल होगा ए सी डायगोनल के, क्योंकि स्क्वायर के अंदर दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं. अब इसके लिए अगेन सिंपली मैंने उनके रिस्पेक्टिव एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट किया. ए का वाई कोऑर्डिनेट 5 था, सी का -3 था, वो सब्ट्रैक्ट करने पर +3 बन गया. सिमिलरली दिस हैपेंड. सो 4 5 6 6 का स्क्वायर 36 आ गया. अच्छा, इधर 5 6 7 5 6 7 8 8 का स्क्वायर आ गया 64, उसका स्क्वायर रूट है. और वहाँ पे 5 6 7 8 8 का स्क्वायर 64, 4 5 6 6 का स्क्वायर 36. यानी कि लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 दोनों डायगोनल्स की जो लेंथ है ना वो स्क्वायर रूट ऑफ 100 है. यानी कि दोनों डायगोनल्स जो है वो 10 10 के हैं. हेंस आप एंड में एक और बात लिख लें कि सो ए बी सी डी इज ऑल्सो अ स्क्वायर एज डायगोनल्स आर इक्वल. द क्वेश्चन सेज कि द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ये हैं, और आप फाइंड आउट करें कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल. अब कैसे ये बंदा करे यार? अगर तो सोचते हैं, देखो ना, अगर आपके पास एक ट्रायंगल हो समथिंग लाइक दिस, और अगर मैं उसके मिड पॉइंट्स जो हैं उनको आपस में जॉइन करूं, तो यानी कि एक और ट्रायंगल बन जाना चाहिए. अच्छा, अगर मुझे इस मिड पॉइंट का, इस मिड पॉइंट का और इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता हो, तो फिर ये ये और ये कैसे निकाला जाए? मुझे तो यही समझ आ रही है कि जैसे आप देखो ना, ये एक इस केस के अंदर हमें बेसिकली अंदर वाला ट्रायंगल पता होगा क्योंकि हमें मिड पॉइंट्स पता है, हमें ये वाला ट्रायंगल पता होगा. तो बाहर वाला ट्रायंगल प्रोड्यूस करने के लिए आप यही कर सकते हो कि यार ये जो साइड है ना, इस वर्टेक्स में से उसके पैरेलल एक साइड इस तरह से गुजर रही है, इसी तरह ये जो साइड है ना एक पैरेलल इस तरह से गुजर रही होगी, इस तरह से ये जो साइड है ये वाली, डू इट इन अ डिफरेंट कलर, ये वाली जो साइड है उसके पैरेलल उस सामने वाले वर्टेक्स में से एक साइड गुजर रही होगी. तो फिर इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं अंदाजे से पॉइंट्स प्लॉट करके आ, उनको ज्वाइन कर देता हूँ ताकि वो अंदर वाला जो ट्रायंगल है वो बन जाए. और ये वाला पॉइंट कौन सा बनता है? ये बन जाएगा, एक्चुअली नो, ये 1 - 1 नहीं होगा. ये वाला पॉइंट बन जाएगा -1 1. इधर x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, यानी कि ये 1 -1 वाला पॉइंट मैंने प्लॉट किया था, और इधर दोनों नेगेटिव है तो ये -4 -3 वाला था. अच्छा, वही वाली लॉजिक कि यार इसके पैरेलल यहाँ से एक गुजर रही होगी लाइन ऐसे, इसी तरह इसके पैरेलल यहाँ से एक लाइन गुजर रही होगी. ठीक है, और इसी तरह इसके पैरेलल यहाँ से एक लाइन गुजर रही होगी इस वर्टेक्स में से ना. ठीक है, जहाँ पे डेफिनेटली क्रॉस कर रही हैं वहीं पे आपका ट्रायंगल बन जाना है. तो ये
ये और ये पॉइंट है, इन पॉइंट्स के हम नाम रख लेते हैं। इसको मैं कह देता हूँ ए, इसको मैं कह देता हूँ बी, इसको मैं कह देता हूँ सी। अब ए बी का भी मिड पॉइंट है, ठीक है, ए सी का भी मिड पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और बी सी का भी मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? जैसे अगर हमने मिड पॉइंट ऑफ ए बी देखना हो तो क्या होगा? ए और बी के लेट्स से अपने कोई कोऑर्डिनेट्स हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 एंड y3, राइट? अच्छा, तो ए बी का मिड पॉइंट होगा ए का x कोऑर्डिनेट प्लस बी का x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 2। इस मिड पॉइंट का बेसिकली x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और उस मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? a का y कोऑर्डिनेट प्लस b का y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 2। और ये इसका आंसर क्या है ये हमें ऑलरेडी पता है। इसका आंसर जो है ना वो -1 1 आना है। तो यहाँ से ये पता चल जाता है कि यार x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 जो है वो -1 के इक्वल है, यानी कि x1 प्लस x2 जो है वो -2 के इक्वल है। सिमिलरली अगर हम y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 करते हैं तो वो 1 के इक्वल है, और y1 प्लस y2 जो है वो 2 के इक्वल आ रहा है। सिमिलरली मिड पॉइंट ऑफ बी सी हमें पता है कि वो हम कैसे निकालेंगे? बी और सी के एक्स कोऑर्डिनेट का एवरेज और वाई कोऑर्डिनेट का एवरेज, जो कि हमें ऑलरेडी पता है कि यार वो 1 - 1 के इक्वल आएगा। यहाँ से फर्दर दो इक्वेशंस आ जाएंगी आपके पास। वही काम आप करोगे मिड पॉइंट ऑफ ए सी के साथ, वहाँ से फर्दर आपके पास दो इक्वेशंस आ जाती हैं। इन इक्वेशंस को साइड पे लिख लेते हैं क्योंकि ये यूज़ होंगी। सो दीज इक्वेशंस आर x2 plus x3 is equal to 2, y2 plus y3 is equal to -2, x1 plus x3 equals -8, and y1 plus y3 is equal to -6। अच्छा यार, फर्दर मैंने इन इक्वेशंस की नंबरिंग कर ली है। मैं इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इक्वेशन 5 ताकि x1 कट जाए। इक्वेशन 1 इज x1 प्लस x2 इज इक्वल टू -2। इक्वेशन 5 इज x1 प्लस x3 इक्वल्स -8। माइनस माइनस हो जाएगा, सारे साइन चेंज हो जाते हैं ना। सो दिस कैंसल्स आउट एंड ये आपके पास आ जाएगा x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 8 से 7 काटा 6 आ गया। अच्छा जी, एक और इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 7 कह देता हूँ। इस 7 वाली इक्वेशन जो है ना, इसको मैं ऐड कर देता हूँ इक्वेशन 2 में। तो ये x2 माइनस x3 इक्वल 6 जो कि इक्वेशन 7 है, इसको मैं ऐड कर रहा हूँ नॉट इन इक्वेशन 2, एक्चुअली इक्वेशन 3 में। ओके, x2 प्लस x3 इक्वल्स 2। तो दिस कैंसल्स आउट, ये आ जाता है 2x2 इक्वल्स 6 7 8, यानी कि x2 की वैल्यू जो है आपके पास 4 आ गई है। अब बहुत आसान हो गया, x2 की वैल्यू आप इस 1 में प्लग इन करें तो x1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। x1 की वैल्यू इज, मतलब यहीं से एरो लगा लेते हैं यार, व्हाट कैन इट डू in the worst case scenario. So x2 4 plug in karo, x1 comes out to be -2 -4 यानी कि -6। ओके, इस x1 को हम प्लग इन कर देते हैं जी इधर। तो x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -8 प्लस 6 यानी कि -2। x1 2 और 3 की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। यार यही सेम काम जो है आप लोग y की इक्वेशंस के साथ करो। इक्वेशन 2 में से 6 सब्ट्रैक्ट करो, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर इस इक्वेशन के अंदर जो है वो इक्वेशन 4 ऐड करो, आपके पास y2 की वैल्यू आ जाएगी। अब y2 की वैल्यू हम इस इक्वेशन नंबर 2 में प्लग इन करते हैं। तो अगर हम y2 को 3 प्लग इन कर रहे हैं तो y1 क्या आ जाएगा हमारे पास? y1 हमारे पास आ जाएगा 2 -3 यानी कि -1। y2 ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है 3। अब y3 के लिए हमें y2 प्लग इन करना है। सो y3 वुड बी -2
-y2 यानी कि -3, तो y3 आपके पास आ जाएगा -5। फाइनली आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्राइंगल लिख सकते हो कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द vertices of the triangle would be what? x1 y1 यानी कि -6 -1, x2 y2 यानी कि 4 3 and x3 y3 यानी कि -2 -5। डन। सबसे पहले तो यार इन पॉइंट्स को मैं रफली सा बनाता हूँ। तो पहला पॉइंट है स्क्वायर रूट 3 -1। स्क्वायर रूट 3 1.7 बनता है, तो मैं इसको ऑलमोस्ट 2 -1, ओके, ए को मैं बना लेता हूँ इधर। अब b 0 2 है तो 0 1 2 b को बना लेते हैं इधर, और c जो है वो -2 है, ठीक है, लेकिन x पे वो कुछ भी हो सकता है, तो मतलब c जो है इस लाइन के ऊपर कुछ भी हो सकता है। लेकिन कहा हुआ ये है कि आपने इन पॉइंट्स को कुछ ऐसा सेट करना है यार कि ये जो है ये वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए, जिस पे राइट एंगल जो है ना वो वर्टेक्स a पे हो। ओके, सो मैं अगर b और a को ज्वाइन करता हूँ यार, और इधर से एक राइट एंगल बनाता हूँ, तो इसका मतलब है कि a जो है वो इस लाइन को इधर कहीं टच करेगा, और b जो है वो फिर इस तरह से कुछ आएगा। ये रफ सा बना रहा हूँ, तो c ना कहीं यहाँ पे होना चाहिए, यू नो c शुड बी हियर, c जो है वो h-2 होगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा जी, सो इफ दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, if A, B and C are the vertices of a right triangle, तो right एंगल के सामने जो साइड होती है, जो इस केस में BC है, तो BC साइड जो है वो आपकी हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक हो गया। और डिपेंडिंग अपॉन योर रेफरेंस, आपकी सी ए भी बेस हो सकती है, बी ए भी बेस हो सकती है, बट वो इरेलीवेंट हो जाता है, हमने हाइपोटेन्यूज इक्वल टू द अदर टू साइड्स करना है, राइट। एंड ऑल्सो वी नो कि द पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई करेगा, दैट विल अप्लाई, यानी कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो इक्वल होगा बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूज बी सी बन रही है, तो बी पॉइंट इज 0 2, सी लिखा हुआ है, ए भी लिख देता हूँ यहाँ पे, स्क्वायर रूट 3 -1। ओके, सो हाइपोटेन्यूज इज बी सी यानी कि 0 -h का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज की लेंथ होगी ना, प्लस 2 -2 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला है लगाया है मैंने, और इसका स्क्वायर हो रहा है तो वो स्क्वायर रूट कट जाएगा बाद में जाके। बेस अब आप किसी को भी ले लो, मैं बेस जो है वो मैं ए बी को बेस कह रहा हूँ, ठीक है। ए बी को बेस कह दिया तो ये आ जाएगा 0 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 -1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, फिर उसके ऊपर स्क्वायर, प्लस ए सी में स्क्वायर रूट 3 -h का स्क्वायर प्लस -1 -2 का स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, और सारी की सारी चीज के ऊपर फर्दर एक स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर्स को तो पहले स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट करते हैं और फिर देखते हैं कि अंदर क्या बन रहा है। ये 0 -h जो है -h बनेगा, और उसका स्क्वायर जो है वो सिंपली h स्क्वायर बन जाना है। ये 2 + 2 4 बन जाएगा, 4 का स्क्वायर इज 16, ये 16 बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये बन जाना है 0 -3, 0 स्क्वायर रूट ऑफ 3, बेसिकली सिंपल स्क्वायर रूट ऑफ 3, जिसका स्क्वायर जो है वो 3 बन जाएगा। और ये जो है ये 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा। ठीक हो गया। ये है स्क्वायर रूट 3 -1, 3 स्क्वायर रूट 3 -h का स्क्वायर, जो जब खोलेगा तो क्या बनेगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर -2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 इंटू h, और ये बन रहा है जी -1 + 2।
यानी कि -1 + 2 बन जाएगा 1, 1 का स्क्वायर इज सिंपली 1। सो अब हमने बेसिकली जो है ना इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें तो a² कैंसिल आउट हो रहा है, शुक्र है, क्योंकि नहीं तो ये क्वाड्रेटिक बन जाती। और ये -2, पहले तो मैं इधर सारा ऐड करता हूँ, 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पे ये बन गया 16 -2h√3 और यहाँ पे ये बन रहा है 16। ओके, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो -2h√3 जो है वो 0 आ रहा है, h इक्वल्स टू 0 आ गया। लें जी, so we had to find h such that these points will be the vertices of a right angle triangle and we have done that. How did we do it? हमने इस vertices को बनाया, a पे right angle बनाया, तो उसकी opposite side जो बन रही थी BC, वो बन गई हमारी hypotenuse। हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया क्योंकि वो अप्लाई होना चाहिए अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, और उससे हमारा h का जो आंसर है वो 0 आ गया। अच्छा, ये भी चीज़ हम पढ़ के आए हैं कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो, यानी कि एक ही लाइन पे लाया करते हो, तो उनके पॉइंट्स को यूज़ करके अगर हम एक मैट्रिक्स बनाएं तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसने यही बोला हुआ है कि यार आप एच फाइंड करें सच दैट जो पॉइंट ए है -1h, पॉइंट बी है 3 2 और पॉइंट सी है 7 3, ये तीनों जो है वो कोलिनियर हो जाए, यानी कि एक ही लाइन पे लाया करें। सो फॉर दिस पॉइंट्स टू बी कोलिनियर, इनसे जो हम मैट्रिक्स बनाएंगे, यानी कि -1h ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए, b इज़ 3 2, c इज़ 7 3, और इस मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम जो है वो हम 1 1 1 रखते हैं। अगेन ये आपको टॉपिक पढ़ाया था, वहाँ से मैं ये रेफरेंस दे रहा हूँ। अब बात रह जाती है इसके मोड को खोलने की। तो अगेन अगर आपको फर्स्ट ईयर से याद हो तो प्लस माइनस प्लस हम करेंगे। जब हम 1 को देखेंगे तो -1 वाला रो और कॉलम हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा प्लस इंटू -1 विच गिव्स यू जस्ट -1, -1 इंटू जो पीछे मैट्रिक्स रह गए उसका मोड, यानी कि 2 1 3 1 का डिटर्मिनेंट या मोड, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। फिर -h है, तो फिर हम लिख देते हैं -h, और साथ ही h वाला रो और कॉलम एलिमिनेट करते हैं, और पीछे जो हमारे पास मैट्रिक्स बच गया है 3 1 7 1, उसका डिटर्मिनेंट। सो 3 1 7 1 का डिटर्मिनेंट। लास्ट +1, सो +1, इस +1 वाला रो और कॉलम एलिमिनेट करते हैं, पीछे जो हमारे पास मैट्रिक्स रह गया 3 2 7 3, उसका डिटर्मिनेंट। तो ये जो हमारा बड़ा वाला मैट्रिक्स था उसके डिटर्मिनेंट को तो हमने लिख लिया है। फॉर दिस पॉइंट्स टू बी कोलिनियर, ये डिटर्मिनेंट जो है इट हैज़ टू बी इक्वल टू 0। तो इसको खोलते हैं, ये बन जाएगा जी -1, 2 इंटू 1 2 आता है, -3 इंटू 1 3, -h 3 इंटू 1 इज़ 3, -7 इंटू 1 यानी कि -7, +1, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 जो है ये आपको 9 दे देगा, और 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14 दे देगा, जो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, और ये सारी की सारी चीज़ जो है वो 0 के इक्वल आनी चाहिए। अगले स्टेप्स में ये कि यार मैंने इसको सिंपली जो है ना सिंप्लीफाई कर दिया है, मेरे पास ये इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 4h इक्वल आ जाएगा 5 - 1 यानी कि 4 के, जहाँ से पता चलता है कि h जो है उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए फॉर these points A, B and C to be collinear। यार कह ये रहा है कि जो पॉइंट्स A और B है दे आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो यानी कि आपके पास कोई सर्कल है और ऑफ कोर्स उसका कोई डायमीटर होगा, तो किसी भी पोजीशन में बना दो आप, फॉर एग्जांपल इस पोजीशन में। तो इस सर्कल के डायमीटर की जो एंड पॉइंट्स है ना वो ये है। ए को मेजर कर देता हूँ कि ये -5 -2 है, और बी को मैं इधर लिख देता हूँ कि यार ये 5 -4 है। पूछा ये गया है कि आप इस सर्कल का एक तो सेंटर बताएं और दूसरा रेडियस बताएं। अब सेंटर बताने के लिए तो ये है कि इन इन दो लाइंस को, जो पॉइंट्स, जिन पॉइंट्स को ज्वाइन करके ये लाइन बन रही है उसका आपने सेंटर निकालना है। तो अगर सेंटर का
सेंटर को मैं सी कह देता हूँ और इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई कर देता हूँ। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर जो है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर सिंपली इन दो पॉइंट्स का एवरेज होंगे ऑफ सेंटर is equal to c is equal to what? The average of the x coordinate यानी कि -5 plus 5 by 2 and the average of the y coordinates यानी कि -2 -4 by 2. What does that give you? That gives you 0 by 2 which is going to return 0 and -6 by 2 which is going to give you -3. तो ये तो पता चल गया कि यार सेंटर जो है वो 0 -3 भी है सर्कल का। अब रेडियस निकालना है। रेडियस जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ होगी, तो सिंपली रेडियस के लिए जो है मैं ए सी भी रेडियस है, सी बी भी रेडियस है, मैं इसको चलो सी बी लिख लेता हूँ। चलो ये भी लिख लेते हैं यार कि ए सी के भी इक्वल है। ऑलराइट, just in case the paper checker is having a terrible day and he or she is looking to cut your points. um x coordinates को subtract कर दिया, 5 minus 0 का square plus y coordinates को यानी कि -4 minus -3, that means कि it will become a +3 का square. अगेन आप इस तरह से डायरेक्ट भी लिख सकते हो जैसे मैं लिखता हूँ, और आप स्टेप बाय स्टेप भी लिख सकते हो इफ़ यू वांट। ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर जो कि 25 होता है, -4 प्लस 3 गिव्स यू -1, उसका स्क्वायर सिंपली 1 होता है, इसका स्क्वायर रूट लिया जा रहा है, तो इसका जो रेडियस है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 26। सो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये आ गए, और रेडियस जो है इस सर्कल का वो ये आ गया। क्वेश्चन कह रहे हैं कि यार एज को फाइंड करें सच दैट ये जो पॉइंट्स है ना AH1, B27 एंड C -6 -7 ये वर्टिसेस बन जाएं ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल या राइट ट्राइंगल जिसमें जो राइट एंगल जो है ना वो वर्टेक्स A पे हो। अब ये सबसे पहले तो A को मैं देखता हूँ, A का X है, ये Y1 पता है सिर्फ, चलो मैं अंदाजे से Y1 पे एक लाइन लगा देता हूँ कि A इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है। फिर B27 है तो 1 2 1 2 3 4 5 6 7, अंदाजे से मैंने B यहाँ लगा दिया कि B27 यहाँ पे आ गया। C जो है -6 7 है तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, नहीं जी मैंने C, मेरा अंदाज़ा जो है वो यहाँ पे आ गया। अगेन यहाँ पे हमें ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वो करें, हमने सिर्फ अंदाज़ा अपने आईडी के लिए। जो मुझे बात समझ आ रही है कि अब बी ए पे 90 का एंगल बनाना चाह रहे हैं ना, तो या तो यूं होगा कि सी से यूं जा रहा है और यूं मिल रहा है, राइट, यहाँ पे ए हो सकता है, यानी कि H1 यहाँ पे हो और ये आपका राइट एंगल बन रहा हो और फिर आपका ट्राइंगल जो है ना वो ये बन जाए। दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है यार कि बी से यूं जाके 90 का एंगल इधर आ रहा हो, तो आपका एक ऑल्टरनेट ट्राइंगल यूं भी बन सकता है। मतलब वो इसी लाइन पे कहीं भी ए हो सकता है ना, ये तो हमने डिसाइड कर लिया था। हो सकता है ए इधर हो, H1 90 का ये। बट इन एनी केस होगा क्या कि आपके पास तीन साइड्स होंगी, एक आपकी साइड ए बी है, एक ए सी है और एक बी सी है, ठीक है। और अगर ये 90 का ट्राइंगल है तो इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता होगा। और पाइथागोरस थ्योरम में ना एक ही चीज़ हमें पता है, वो ये है कि जो 90 का एंगल जहाँ पे होता है ना उसके सामने वाली साइड जो है ना वो हमेशा, उसके ऑपोजिट साइड जो है ना वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, तो वो इन एनी केस बी सी ही है। उसके बाद जो बस आप ये लिख दें कि यार फॉर ए बी सी टू बी अ राइट ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम जो है वो लाजमी अप्लाई होना चाहिए, और हाइपोटेन्यूज जो है वो बी सी साइड होगी बिकॉज इट्स ऑपोजिट टू द राइट एंगल। अब इसमें हमें अगेन पाइथागोरस थ्योरम लिखें, हाइपोटेन्यूज तो ये बन रही है। अब बेस और परपेंडिकुलर में आपकी मर्जी है, मैंने ए बी को बेस कह दिया, आप ए सी को भी बेस कह सकते थे, मैंने लेकिन ए सी को परपेंडिकुलर और ए बी को बेस का। इसके बाद हम वो 2.4 जो फार्मूला है बी और सी, दो पॉइंट्स हैं ना, इनके दरम्यान में डिस्टेंस कैसे निकलेगा, बी का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस सी का एक्स कोऑर्डिनेट, इसका स्क्वायर, ठीक हो गया, और बी का वाई कोऑर्डिनेट माइनस सी का वाई कोऑर्डिनेट, इसका स्क्वायर, और इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला में स्क्वायर रूट आता है,
और उसके ऊपर यहाँ पे फर्दर स्क्वायर लगा हुआ है, तो पहले काम तो मैं ये करूँगा कि यार ये इससे कैंसिल हो जाना है। सिमिलरली मैंने ए बी साइड की लेंथ लिख ली है और ए सी साइड की लेंथ लिख ली है। नोट करो कि ये बेसिकली एच माइनस माइनस सिक्स था ना, इसलिए ये एच प्लस सिक्स हो गया। उसी तरह ए से सी में अगर वाई कोऑर्डिनेट जब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा था, ए का वन था, सी का माइनस सेवन था, तो वन माइनस माइनस सेवन था, तो मैंने डायरेक्टली वन प्लस सेवन स्क्वायर रख लिया। अब इसके बाद इट्स लाइक प्रीटी सिंपल कि आप इनके स्क्वायर रूट्स को कैंसिल कर दो स्क्वायर से, और अंदर जो चीज़ें इनको कैलकुलेट कर लो। Once you calculate you will get this thing। इसको आप वीडियो पॉज करके खुद कर सकते हो। अगेन आई वांट टू मेक ऑल ऑफ दिस इंटरेस्टिंग फॉर यू, तो इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग कि यार ये इसमें ऐड हो जाएगा और वो हो जाएगा, आई जस्ट राइट द रिजल्ट्स देयर। तो the results are 64 plus 196 is 260। यहाँ पे भी एच स्क्वायर है, यहाँ पे भी एच स्क्वायर है, तो ये तो टू टाइम्स एच स्क्वायर बन गया। अच्छा, यहाँ पे माइनस फोर एच है, यहाँ पे प्लस 12h है, तो ये 8h बन गया, प्लस 8h बन गया। कांस्टेंट कौन कौन से हैं? 4 कांस्टेंट है, 36 कांस्टेंट है, यहाँ पे भी 36 कांस्टेंट है, यहाँ पे भी 64 कांस्टेंट है। ये 4 प्लस 36 प्लस 36 प्लस 64। एम आई मिसिंग समथिंग? 4 36 36 64। यप, आई एम नॉट। तो ये जो है 140 बन गया। 140 में से वो वाला 260 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस 120 बन जाएगा। ये देखो ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है अब आपके पास। तो वो जो मैं कह रहा था ना, एज की दो वैल्यूज़ आएंगी, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि ए उस लाइन पे कहीं भी हो सकता है। वो वाली बात ट्रू हो रही है यहाँ पे। अच्छा खैर, यहाँ पे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा एच स्क्वायर प्लस 4h माइनस 2 6 12 0 0 इज इक्वल टू 0। अब ए सी का प्रोडक्ट माइनस 60 है, 60 को 10 से डिवाइड करूँ तो 6 आता है, 10 और 6 में 4 का डिफरेंस है, तो यानी कि हम बना सकते हैं। माइनस 60 बनाना है तो प्लस 10h माइनस 6h माइनस 60 इज इक्वल टू 0 करूँगा, जिसमें से पहली दो टर्म में से h कॉमन आता है तो h प्लस 10, उसमें से माइनस 6 आता है तो h प्लस 10 इज इक्वल टू 0। h प्लस 10 इंटू h माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो या तो h 6 है और h जो है वो इक्वल टू माइनस 10 है। वही वाली बात आ गई कि h जो है ये भी हो सकता है कि मतलब a के कोऑर्डिनेट 6 1 भी हो सकते हैं, एंड में लेबल कर लो अगर डायग्राम बनाई हुई। वैसे ये ज़रूरी नहीं होती है, ये मैं इसलिए करता हूँ ताकि आपको देख के क्वेश्चन एंजॉय करो और समझ आए। और दूसरा ये है कि a हो सकता है माइनस 10 और ये माइनस 10 1। सो वी आर डन। एज की वैल्यूज हमने जो तो आती हैं वो निकालनी है। ये क्वाड्रेटरल कहते हैं किसी भी ऐसी फिगर को, क्लोज्ड फिगर को, जिसकी चार साइड्स हो। यहाँ पे कहा है कि यार एक क्वाड्रेटरल की ये वर्टिसेस हैं, तो मैंने उनको अंदाजन जो है ना इन चारों को बना दिया यहाँ पे। ठीक है, इनको ज्वाइन भी कर लेते हैं देखने के लिए कि इसकी अंदाजन शक्ल क्या बनेगी। सो इसकी कुछ ऐसी शक्ल बन रही है, ट्रापीजियम सा बन रहा है ये। ठीक है, और कह रहे कि पहले तो आप इनके मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करें। तो इनके मिड पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल ये मिड पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, ये मिड पॉइंट जो है वो यहाँ पे होगा, इस लाइन का मिड पॉइंट जो है वो कहीं यहाँ पे होगा, BC लाइन का जो मिड पॉइंट है वो कहीं यहाँ पे होगा। कह रहे हैं इनके मिड पॉइंट फाइंड आउट करें और फिर ये दिखाएं कि ये जो फिगर फॉर्म हो रही है ना मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से, यानी कि ये जो फिगर फॉर्म हो रही है, ये जो फिगर फॉर्म हो रही है, ये एक पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम की हम ऑलरेडी डेफिनेशन देख चुके हैं कि यार उसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं ना, उनकी लेंथ्स इक्वल होती हैं। तो मैं इन पॉइंट्स को कुछ कह देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ P, इसको मैं कह देता हूँ Q, इसको मैं कह देता हूँ R, इसको मैं कह देता हूँ S। ठीक है, और मैं लिख भी देता हूँ कि यार P जो है वो है मिड पॉइंट ऑफ AB लाइन। ठीक है, यानी कि P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, 9 प्लस माइनस 7, 9 माइनस 7 ही लिख देते हैं डायरेक्ट, डिवाइड बाई 2, 3 प्लस 7 विच इज 10 बाई 2। नहीं यार, शो करा देते हैं, 3 प्लस 7 लिख देते हैं बाई 2। सो ये बन जाएगा 7 8 9 2 बाई 2 1, और 7 8 9 10 10 बाई 2 5। तो P तो आ गए, P के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 5। Q जो है, जो कि है मिड पॉइंट ऑफ AD लाइन, ये हो जाएगा जी 9 प्लस 5 बाई 2,
इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 माइनस 5/2। तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14/2 gives you 7 and this will give you -2/2 which gives you -1. Similarly, मैंने R और S जो कि were the midpoints of CD and BC respectively उनके भी कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, मिड निकाल दिए। अब हमने ये करना है कि हमने ये बताना है कि यार ये जो PQRS शेप है ना, ये पैरेललोग्राम है। एंड टू शो कि PQRS जो है वो एक पैरेललोग्राम है, वी बेसिकली नीड टू शो कि यार इनकी ऑपोजिट साइड जो है ना वो इक्वल होंगी। दैट इज PQ जिसके ऑपोजिट SR है वो आपस में इक्वल होंगी, इसी तरह PS जिसके ऑपोजिट QR है वो आपस में इक्वल होंगी। यू हैव गेस्ड इट राइट। हाँ, एक दफ़ा इस पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, एक दफ़ा इस पे लगाएंगे, दोनों इक्वल आ जाएंगे और एंड में स्टेटमेंट लिख देंगे कि यार this the figure PQRS, you know, formed by joining the midpoints of A, B, C, and D is a parallelogram as PQ is equal to RS, yeah, SR, and PS is equal to QR. So it begin with checking कि यार ये जो PQ और उसके opposite SR है वो equal है या नहीं है. I have just solved it for you. There's no rocket science, nothing to be explained here. Ultimately 6 square root 2 जो है वो 6 square root 2 के equal आ रहा है. Similarly फिर आप check करेंगे कि QR length जो है, ये वाली length जो है, क्या ये इसकी opposite side PS length की equal है या नहीं है. And if we do that, इन दोनों पे भी distance formula लगाएंगे, ये दोनों भी आपस में equal आ जाएंगी. ये स्क्वायर रूट 61 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 61 आ जाएगा. फाइनली आप एक स्टेटमेंट लिख दोगे कि द फिगर formed, so the figure formed by joining the midpoints of point A, B, C and D is a parallelogram. And how do we know that? We know that because opposite sides are equal. Opposite sides are equal. PQ जो है वो SR की equal आ रही है and QR जो है वो PS की equal आ रही है. Lastly, ये जो मैंने छोटी सी असाइनमेंट आपके लिए छोड़ी है, इसको आप करके देखो. जस्ट प्रैक्टिस यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला. Q और R के दरमियान जो डिस्टेंस है वो निकालो, P और S के दरमियान में डिस्टेंस निकालो, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे और उसके बाद एंड में आप ये स्टेटमेंट लिख लोगे एंड क्वेश्चन सॉल्व्ड. अगेन एज फाइंड कीजिए सच दैट द क्वाड्रेटरल जो है जिसके वर्टिसेस ये और ये है वो एक पैरेललोग्राम बन जाए. फिर आगे पूछा हुआ है इज इट अ स्क्वायर. तो ये क्वाड्रेटरल जो है उसकी डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि उसकी 4 साइड्स होती हैं. ठीक है, तो क्वाड्रेटर अगर 4 साइड्स हैं, वो जो कि नज़र आ रहा है कि यार 4 वर्टिसेस हैं तो 4 साइड्स बनेंगी, तो फिर वो क्वाड्रेटरल तो है ही है. अब पैरेललोग्राम वो कब होगा? पैरेललोग्राम की डेफिनेशन ये है कि पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स होती है ना वो इक्वल होती हैं. ठीक है, यानी कि ये साइड इसके पैरेलल है और इक्वल भी है, ये साइड इसके पैरेलल है और इक्वल भी है. इसी तरह रोम्बस जो होता है जो कि स्क्वायर को स्क्यू करके आता है, स्क्वायर की एक टेढ़ी सी वर्जन होता है, उसमें भी यही होता है कि ऑपोजिट साइड. तो टेक्निकली जो रेक्टेंगल को स्क्यू करके आता है जिसको पैरेललोग्राम करते हैं और जो स्क्वायर को स्क्यू करके आता है जिसे रोम्बस कहते हैं, ये दोनों ही टेक्निकली पैरेललोग्राम में आते हैं. ठीक है, तो हमने अगर तो पैरेललोग्राम इसको प्रूव करना है तो हम ये प्रूव करेंगे कि यार इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है. फिर स्क्वायर की क्या डेफिनेशन है? स्क्वायर की डेफिनेशन ये है कि उसके सारे एंगल्स 90 के होते हैं और ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, सारी साइड्स इक्वल होती हैं. तो लेट्स गेट टू इट. एंड द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज कि मैंने अंदाजे से इन सारे ए बी और सी को बना दी. जो डी पॉइंट है ना यार, डी पॉइंट का एक्स हमें पता है कि अच्छा यार इधर है, वाई नहीं हमें पता, तो एक्स इक्वल टू 1 मैंने यहाँ पे किया है. बाकी वाई जो है वैल्यू कहीं भी हो सकती है. तो बेसिकली डी पॉइंट जो है वो आपका इस लाइन में कहीं भी हो सकता है. तो अगर मैं बी सी ए को मिलाता हूँ तो डी यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे अंदाजन मैं कह देता हूँ चलो यार यहाँ पे. ठीक है, डी यहाँ पे है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 h. तो पहली चीज़ जो हमने
प्रूव करनी है वो ये प्रूव करनी है कि ए बी सी डी जो है वो एक पैरेललोग्राम है. So for this A, B, C, D again, for it to be a parallelogram, जो opposite sides हैं ना यार वो equal होनी चाहिए. Opposite sides कौन सी बनती हैं? जिस तरह से मैंने बनाया हुआ ऐसे AD जो है वो BC के opposite बन रही है और AB जो है DC के बन रही है. तो A की AD equals to BC चेक किया, ठीक है. डिस्टेंस फार्मूला लिखा, A का x कोऑर्डिनेट 3 था, D का 1 था, तो -3 - 1 उसका स्क्वायर. सिमिलरली y कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट किया, ऊपर स्क्वायर रूट लगता है, बाहर स्क्वायर था, बट स्क्वायर नहीं था, वैसे मैंने खुद से स्क्वायर कर दिया यहाँ पे. वो खुद से स्क्वायर इनफैक्ट अब यहाँ पे अगर आप ना भी करो ना तो अगले पार्ट में कर सकते हो. ओके फाइन, अगले पार्ट में आपने स्क्वायर कर दिया, आपके पास एच स्क्वायर अल्टीमेटली 4 के इक्वल आएगा. और जाहिर सी बात है अगर एच स्क्वायर 4 है तो ये +-2 है. अब इसमें मैंने आगे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है यार कि इग्नोर कर रहे हैं एच इज इक्वल टू -2 टू मेक इट अ पैरेललोग्राम. ये मैंने क्यों लिखा है ये मैं आपको बताता हूँ. वो इसलिए मेरे को ना ये है ना इस लाइन पे मैंने बोला था कहीं भी होगा, तो अगर ये h-2 हुआ तो वो तो b के ऊपर नहीं आ जाएगा, b भी तो 1 - 2 है ना, तो फिर वो तो पैरेललोग्राम नहीं बनेगा. वो तो a b c मतलब a b भी इधर d भी इधर c और इस तरह, तो ये तो पैरेललोग्राम नहीं हुआ. तो पैरेललोग्राम बनाने के लिए ना इसको यहीं पे 1 2 इधर ही होना चाहिए, ठीक है. तो इधर जब बना लिया तो फिर भाई एक बात तो पक्की अब हो गई कि जो पॉइंट d है जिसके हमें कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, जिसमें हमने h निकालना था 1h, वो होगा d विद कोऑर्डिनेट्स 1 2. अब हम चेक करते हैं कि क्या ये स्क्वायर है या नहीं है. और स्क्वायर को चेक करने के लिए अगेन पैरेललोग्राम की जो है ना ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. ऑपोजिट साइड हमने इसकी इक्वल करके देखी है, एज की वैल्यू हमारे पास आगे जाने की ज़रूरत नहीं है. अब अगर इसकी सारी साइड्स इक्वल हों, ठीक है, जैसे स्क्वायर, तो वो स्क्वायर हो सकता है, लेकिन उसमें कैच ये है कि यार सारी साइड्स इक्वल जब हो ना तो वो रोम्बस भी हो सकता है. जैसे इस स्क्वायर की अगर 1 1 1 1 है, रोम्बस की भी 1 1 1 1 है. तो स्क्वायर का सिर्फ और सिर्फ फिर निशानी ये है कि उसके जो डायगनल्स है ना वो इक्वल होते हैं. रोम्बस का ये वाला डायगनल लंबा होता है, ये वाला छोटा होता है. तो टू चेक इफ दिस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, वी द टू डायगनल्स जो है ना दे शुड बी इक्वल. सो बस उसके बाद आप ये लिखेंगे यार फॉर दिस ए बी सी डी टू बी अ स्क्वायर, जो डायगनल्स है ना इस क्वाड्रेटरल के जो कि ए बी सी डी है वो इक्वल होनी चाहिए. दैट इज टू से अब डायगनल कौन कौन से बन रहे हैं. एक तो ये ए सी डायगनल बन रहा है, तो ये ए सी डायगनल जो है वो होगा बी डी डायगनल की इक्वल, बी डी डायगनल की इक्वल. चलें चेक करते हैं. ए का एक्स कोऑर्डिनेट है -3, सी का एक्स कोऑर्डिनेट है 5, तो -3 - 5 का स्क्वायर प्लस ए का वाई कोऑर्डिनेट है 0, सी का भी 0 है तो इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऊपर डिस्टेंस ए और सी का विच इज़ द लेंथ ऑफ साइड ए सी. फिर बी डी पे आते हैं. बी का एक्स कोऑर्डिनेट है 1, डी का एक्स कोऑर्डिनेट है 1, तो 1 - 1 का स्क्वायर. फिर बी का वाई कोऑर्डिनेट है -2 और डी का वाई कोऑर्डिनेट है +2, तो -2 - +2 गिव्स यू दिस. अच्छा जी, 5 6 7 8, 8 का स्क्वायर 64, इधर 64 स्क्वायर रूट आ गया, इधर 0, ये तो 0 बन गया ना, कैंसिल हो गया. तो 4 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर आ गया. तो यहाँ से आगे सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है यार, यही नज़र आ रहा है कि ये दोनों एक साइड्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है. तो ये जो ए सी इज़ इक्वल टू बी डी वाली चीज़ हमने चेक की थी ना, वो पता चली है कि यार वो होल्ड नहीं करती. सो ए बी सी डी इज़ नॉट अ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए, एज डायगोनल्स आरंट इक्वल. कह रहा है या कह रही है कि इफ टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल जो हैं वो ये a -3 0 और b 3 0, तो फाइंड करें द थर्ड वर्टेक्स. और फिर कह रहे हैं कि यार हाउ मेनी ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर पॉसिबल. अब ये तो आंसर मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ कि 2, क्योंकि मैंने यहाँ पे रफ सा ड्रॉ करके देखा है. और है क्या, है ये कि ए और बी को ज्वाइन करते हैं ना तो एक ये लाइन बन जाएगी. अब जो सी पॉइंट है वो यहाँ पे भी हो सकता है. एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की क्या डेफिनेशन है, सिर्फ और सिर्फ तीनों साइड उसकी इक्वल होनी चाहिए ना.
तो एक तो सी पॉइंट यहाँ पे हो सकता है, अब इसका मुझे नहीं पता कि क्या इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, इसको एक्स वाई कह देते हैं। और दूसरा जो है ना, एक सी पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है। अब इसको मैं सी डैश कह देता हूँ, इसको मैं एक्स डैश वाई डैश कह देता हूँ, ठीक है। तो ये तो आप यहीं पे बता सकते हो कि इस तरह के दो ट्राइंगल्स पॉसिबल है, सिर्फ बना के ही, समझ के ही उसको। बाकी इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड्स इक्वल होंगी, यानी कि जो ए बी साइड बन रही है, पहले ना एक पे फोकस करते हैं, इसको हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि इस पे फोकस है आपका सिर्फ। सो जो ए बी साइड बन रही है उसकी लेंथ इक्वल होगी बीसी साइड की लेंथ के, जो कि फर्दर इक्वल होगी एसी साइड के लेंथ के। अब मैं नेक्स्ट काम अगेन डायरेक्ट ही मैं लिख दूंगा इनके पॉइंट्स यूज़ करके डिस्टेंस फार्मूला। तो अगर आप ए बी साइड की लेंथ लिखते हो तो वो ये आती है, ए का एक्स माइनस बी का एक्स, दोनों के वाई माइनस दोनों के ऊपर स्क्वायर और स्क्वायर रूट। सिमिलरली बी सी साइड की लेंथ ये आ जाती है और ए सी साइड की लेंथ ये आ जाती है। मैंने फिर स्क्वायर ले लिया ताकि ये जो तीनों स्क्वायर रूट है ना यार, ये तो हटें, ठीक है। ये जब हटे और अंदर रिजॉल्व हुआ तो आ गया कि 81 इसके इक्वल है और ये जो है वो इसके इक्वल है। अब इधर ये कि अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ ना, तो x इक्वल्स माइनस एक्स आ जाता है। जाहिर सी बात है, वो आपको देख के भी नज़र आ रहा है कि जो x यहाँ होगा वही x यहाँ भी होगा। तो उससे तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा। आप सबसे पहले ये कीजिए कि ये 9 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वेयर जो है इसको 81 के इक्वल लिखें, ठीक हो गया। और दूसरे पे आप ये करें कि 9 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वेयर को 81 के इक्वल करें। इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो दो इक्वेशंस आ जाएंगी, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं। अब मैं इक्वेशन 1 में से ना सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ इक्वेशन 2, ये बॉक्स में कह रहा हूँ मैं। तो इक्वेशन 1 जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो उसके सारे साइन डेफिनेटली चेंज कर दूंगा, तो वो बन जाएगी ये, एक्स तो सेम ही आएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस था ना तो ये माइनस बनेगा, ओके। लेट्स मेक इट अ माइनस, ये हो गया माइनस। अच्छा जी, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस 6x आपको दे देगा -12x इज इक्वल टू 0। देख के भी नज़र आ रहा था कि x जो है ना उसकी वैल्यू 0 ही आएगी। Now I'm going to put this x is equal to 0 in both equation 1 and 2. इक्वेशन 1 में अगर x इक्वल 0 पुट करते हैं ना तो ये बच जाएगी वाई स्क्वेयर, ये और ये तो 0 हो गया, वाई स्क्वेयर माइनस 72 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 में अगर आप पुट करते हैं तो ये और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगेन वही हो जाएगा, वाई स्क्वेयर माइनस 72 इज इक्वल टू 0। तो टेक्निकली हमने सिर्फ और सिर्फ वाई स्क्वेयर माइनस 72 इक्वल्स टू 0 है, उसी से ही निकालना है आंसर। तो ये वाई स्क्वेयर इक्वल 72 आ जाएगा, जिसका मतलब है कि वाई जो है वो प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 72 बनता है। स्क्वेयर 72 बनता है, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, यानी कि 36 इंटू 2 बनता है ना, 36 तो 6 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 6 स्क्वेयर रूट 2। अगेन ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यू कैन सिंपली, ये आ जाएगा 6 स्क्वेयर रूट 2। सो द थर्ड वर्टेक्स could be, उसका x कोऑर्डिनेट तो पता है, could be 0 6 स्क्वायर रूट 2 और 0 माइनस 6 स्क्वायर रूट 2। अगर 0 6 स्क्वायर रूट 2 हुआ तो आपके पास ये वाला डेफिनेटली y पॉजिटिव हुआ तो ये वाला ट्राइंगल बनेगा, और अगर वो माइनस 6 स्क्वायर रूट 2 हुआ तो ये वाला ट्राइंगल होगा। तो आप लिख लो, हेंस टू triangles are possible, that's it। यार ये कह रहे कि फाइंड करें पॉइंट्स जो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं द जॉइन ऑफ ए बी, यानी कि अगर मैं अगेन ए बी को अंदाजे से बनाता हूँ, -1 1 2 3 4 ये ए हो गया, और 1 2 3 4 5 6 और 2 ये बी हो गया, 6 2 और ये हो गया -1 4। तो इसको हम जॉइन कर रहे हैं और दो पॉइंट्स ऐसे आएंगे कि इसको ट्राइसेक्ट कर रहे होंगे, यानी कि इधर होना चाहिए वो पॉइंट अंदाज़न और इधर कहीं होना चाहिए। इस पॉइंट को हम सी और डी कह देते हैं। मतलब ये इस तरह से है कि
ये जो ए से सी तक लेंथ है, अगर ये एल है तो सी से डी तक भी वही है और डी से बी तक भी वही है। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, एक तरीका तो ये है कि यार सी के कोऑर्डिनेट्स को आप कह दो x1 y1, डी के कोऑर्डिनेट्स को आप कह दो x2 y2। अब आप ए सी लेंथ का फॉर्मूला लिखो, उसको सी डी के इक्वल लिखो, उसको डी बी के इक्वल लिखो, और आपकी 3 इक्वेशंस आ जाएंगी और उसमें से फिर आप इनको कैलकुलेट करोगे। वो काफ़ी लेंथी है। बुक में लकीली हमें एक इसका शॉर्टकट बताया हुआ है। अगर आप जाओ ना टॉपिक नंबर 4.1.2 में, वहाँ पे एक फार्मूला लिखा हुआ है कि अगर कोई भी पॉइंट हो जो डिवाइड करो किसी पर्टिकुलर रेशो में, फॉर एग्जांपल वो रेशो हो k1 रेशो k2, तो उसको हम उस पॉइंट को हम उसके कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूला से। ठीक है, तो अब हमने फिगर आउट सिर्फ ये करना है कि यार ये इसमें k1 और k2 क्या होगा। लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट सी। पॉइंट सी जो है, पॉइंट सी यहाँ पे है ना, आपके सामने बना हुआ है। पॉइंट सी को अगर आप देखो तो ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ए बी लाइन को, मतलब एक लेंथ इधर है और 2 पार्ट्स इधर है, तो ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है। यानी कि पॉइंट सी डिवाइड्स ये जो ए बी लाइन है इन द रेशियो 1:2, यानी कि ये होगी जी k1:k2। k1 1 हो गया, k2 2 हो गया। तो पॉइंट सी क्या होगा, पॉइंट सी होगा k1 इंटू x1, यानी कि 1 इंटू x1 ए का कोऑर्डिनेट, प्लस k2 इंटू x1, तो k2 इज 2 इंटू, नॉट, मैंने x1 लिख दिया, यहाँ पे x2 आएगा। एनीवे तो ये हो जाएगा k, अच्छा कि k2 इंटू x1 k1 इंटू x2 है। हाँ ठीक है, फाइन, मैंने फार्मूला गलत लिखा था। ये k2 इंटू x1 है और k2 इंटू k1 इंटू x2 है और k2 इंटू x1 है। माई अपोलॉजीज गाइस। तो ये हो जाएगा k2 इज 2, x1 इज -1, तो डेफिनेटली फिर इसको मैंने x2 लिखना था, और x2 जो है वो 6 हो गया। अभी फार्मूला आपको भूलेगा नहीं। और नीचे k1 प्लस k2 यानी कि 1 प्लस 2। सिमिलरली जो y कोऑर्डिनेट्स होंगे उसमें k1 इंटू y2 यानी कि 2 b का, और k2 यानी कि 2 इंटू y1 यानी कि a का y कोऑर्डिनेट 4, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। मुझे स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगाने चाहिए क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स हैं। सो अपॉन कैलकुलेटिंग c के कोऑर्डिनेट्स जो है ना वो आ जाएंगे 4/3 8/3। सिमिलरली आप प्लग इन करें d के लिए। सो पॉइंट d जो है वो क्या होगा, अब d को अगर पॉइंट d को अगर आप देखते हो तो वो ए बी को कैसे डिवाइड कर रहा है, 1 लेंथ इधर है और 2 लेंथ बाकी रहेगी ना, तो पॉइंट डी ए बी को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 2:1। तो सबसे पहले तो ये बात लिख लेते हैं कि पॉइंट डी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 2:1, यानी कि यहाँ पे k1 2 हो जाएगा और k2 1 हो जाएगा। तो वही काम करो डी के साथ, वही वाला फार्मूला यूज़ करो। तो 6 2 12 -1/3 आ गया इधर, और 2 2 4 प्लस 4/3 आ गया इधर। ये बन जाएगा 11/3 एंड 8/3। तो जो दो पॉइंट्स उनके हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए उनको हम एंड में कंक्लूसिव स्टेटमेंट के बतौर लिख देते हैं। And that conclusive statement would be, okay, so the 2 points trisecting the join of A and B are this and this. You have to find the point which is 3/5 of the way along the line segment from A to B, और A और B के coordinates दिए हुए हैं। तो अगर मैं इसको रीजन कर लेता हूँ तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 A कहीं यहाँ पे आ जाएगा, अंदाजे से बना रहा हूँ, और 1 2 3 4 5 1 2 3 B कहीं यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया, पूरा कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ए और बी को ज्वाइन करते हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं। बी जो है वो 5 3 है। अब बेसिकली कोई पॉइंट है, अब हमें नहीं पता वो पॉइंट किधर है, लेकिन वो जो है ना वो 3/5 ऑफ द वे है। लेकिन यानी कि अगर हम इसके टोटल इस ए बी के 5 टुकड़े करें तो वो 3 टुकड़े दूर है। ओके, तो 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 टुकड़े करें तो वो पॉइंट जो है ना वो 1 2 3/5 पे है, यानी कि वो पॉइंट यहाँ पे है। ठीक हो गया, तो वो पॉइंट जो है द पॉइंट
P, which is basically 3/5, which is basically 3/5 of the way along AB, is dividing AB in what ratio? ये देखते हैं AB in what ratio. अब रेशियो के लिए क्या है, ये 1 2 3 पार्ट्स बन रहे हैं और ये 2 बन रहे हैं ना, तो 3/2, यहाँ पे 3 पार्ट्स और यहाँ पे 2 पार्ट्स, इज डिवाइडिंग AB in 3/2. तो यहाँ से आपके पास वो K1/K2 आ गया, और जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं वो फिर क्या होंगे, वो होंगे K1x2 प्लस K2x1 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। अच्छा जी, K1 y1 y2 K2 y1 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। सिंपल, इनके अंदर आप वैल्यूज निकालें, वैल्यूज डालें एंड गेट योर आंसर। एंड वंस यू डू दैट, आपका जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ जाएंगे 1 5। तो इसको आप अगेन एंड में लिख सकते हैं कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट that is 3/5 of the way along the line segment from A to B are P is equal to 1 5. Question is saying कि find a point P जो कि lie करता है on the joint of point A and B, जिनके coordinates आपको दिए हुए, और वो twice as far from A है जितना वो B से, जितना B A से। ओके फाइन। तो पहले तो मैं अंदाजे से अगर मैं कहता हूँ कि लेट्स से यहाँ पे ओरिजिन है, तो 1 1 2 3 4 A कहीं यहाँ पे आ जाएगा। ओके, नीचे बनाते हैं क्योंकि बाद में पॉइंट P भी बनाना होगा। तो यहाँ ओरिजिन है, तो 1 1 2 3 4 A यहाँ पे कहीं आ गया, और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 B कहीं यहाँ पे आ गया। ठीक है, ऐसे ही अंदाजे से अब इनको ज्वाइन करते हैं। लेट्स ज्वाइन दीज A एंड B। A जो है वो 1 4 आ गया, B जो है वो 5 6 हो गया। B को नीचे लिखते हैं क्योंकि आगे एक्सटेंड करके सी पॉइंट। अच्छा, तो जो पॉइंट P है वो ट्वाइस एज फार फ्रॉम A है जितना B अगर x फार है, तो पॉइंट P जो है ना वो भी x B से भी x फार है, यानी कि A से वो 2x फार है। एंड पार्ट 1 में यही बोला है कि ऑन द सेम साइड ऑफ A एज B, तो A की इस साइड पे B है, A की इसी साइड पे जो है ना कहीं P आना चाहिए। चलें जी, P बना लेते हैं। तो P यहाँ पे कहीं होगा ना, x y, और ये लेंथ भी x होगी, यानी कि अब P A से 2x दूर है, B A से x दूर है, P A से ट्वाइस एज फार है एज B। और अगर आप नोटिस करो तो इस केस के अंदर पॉइंट B जो है वो क्या है, वो सेंटर बन जाएगा ना। पॉइंट B बिकम्स द मिड पॉइंट ऑफ AP, मिड पॉइंट ऑफ AP, राइट। तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे, जो कि क्या है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 6, उनको हम पॉइंट ए और पी के कोऑर्डिनेट्स के एवरेज के बतौर भी लिख सकते हैं, यानी कि 1 प्लस एक्स बाई टू एंड 4 प्लस वाई बाई टू। ये तो बहुत ही आसान हो गया। तो 1 प्लस एक्स बाई टू जो है वो 5 के इक्वल हो गया, और साथ ही 4 प्लस वाई बाई टू जो है वो 6 के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस एक्स इक्वल्स 10, तो x आ गया 9। यहाँ पे आ गया 4 प्लस वाई इक्वल्स 6 to 12, तो y आ गया 8। लो जी, पॉइंट P मिल गया पार्ट ए का। उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 9, 8। अब इसमें यार सारा का सारा वही है, लेकिन सिर्फ ये है कि अब वो जो पॉइंट है ना वो ऑपोजिट साइड ऑफ ए है, यानी कि B अगर A से x दूर है तो अब भी वो पॉइंट A से 2x ही दुगना ही दूर है इसका। लाइक अगर x इतना है तो वो इतना है, इतना दूर है, ठीक है। लेकिन वो ऑपोजिट साइड ऑफ B है, यानी कि A के अगर इस साइड पे B है तो वो ऑपोजिट साइड पे। ठीक हो गया। तो हम अकॉर्डिंगली इसको पॉइंट आउट कर लेते हैं कि वो पॉइंट यहाँ पे होगा, इसका कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हो जाएंगे, और अगर ये x है तो ये डिस्टेंस 2x होगा। अब टेक्निकली हो ये रहा है कि जो B से P तक की लाइन है, पॉइंट A उसको डिवाइड कर रहा है, राइट। सो पॉइंट A इज डिवाइडिंग द PB line in a ratio, in the ratio what, 2x
ratio x, which is equal to basically 2:1, which is equal to k1 k2. तो पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि हमें पता है 1 4, उनको हम लिख सकते हैं कि वो होंगे k1 x2, x2 अब ये b वाला हो जाएगा, प्लस k2 x1 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2, एंड सिमिलरली जो y का फॉर्मूला है, कीपिंग इन माइंड कि जो y2 है ना वो ये होगा, ये x1 y1 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, तो फॉर्मूले में प्लग इन करते हैं वैल्यूज, k1 is 2, x2 is 5, k2 is 1, x1 is simply x divided by 2 plus 1. Similarly, k1 is 2, y2 is 6, okay, k2 is 1, y1 यानी कि p पॉइंट का is simply y divided by 2 plus 1. तो अब कंपेयर कर लेते हैं, ये 1 जो है इस पॉइंट के मतलब ये x कोऑर्डिनेट है ना, x को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये 1 इक्वल आ जाएगा 2 5 10 प्लस x बाय 3 के, और ये 4 जो है वो आ जाएगा इसके इक्वल। साथ ही पैरेलल में लिख लेता हूँ कि ये 4 जो है ये आ गया 2 6 12 प्लस y बाय 3 के इक्वल। सो 10 प्लस x इक्वल्स 3, x इज इक्वल टू -7 आ गया, और यहाँ पे 12 प्लस वाई इक्वल्स 12, तो y इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ये जो पॉइंट है ना, which is twice as far from A as B is and lies on the opposite side of A as B does, is -7 0. ये क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि फाइंड करें वो पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस, जो यानी कि इक्वल डिस्टेंस से है पे है फ्रॉम द पॉइंट ए बी एंड सी। पहली बात, फिर कह रहे हैं कि यार व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। इस पे बाद में आते हैं, पहले हम सोचते हैं कि यार ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको मैं पहले अंदाजे से ज़रा बना लूँ। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ये 3 पॉइंट्स हैं, ये हो गया ए मैंने बनाया है, ये बी अंदाजे से, ये सी है, कोई अजीब व गरीब किस्म का ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन खैर एनीवे, इस ट्रायंगल के अंदर यार एक दरमियान में ऐसे पॉइंट होगा, ठीक है, जो इन तीनों वर्टिसेस से जो है वो इक्वी डिस्टेंस होगा। तो हमने ये पॉइंट निकालना है। अच्छा, ये ट्रायंगल तो आप भूल जाओ कि आपको समझ आएगा, पहले काम तो ये करते हैं एक बड़ा ट्रायंगल बनाते हैं, मच बेटर। सो ये पॉइंट दरमियान में है, ये इस ए से भी उतना ही दूर है जितना ये बी से दूर है और जितना ये सी से दूर है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मैं एक्स वाई एक्सिस कह देता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो डिस्टेंस है पी ए, यानी कि पी और ए के दरमियान में, वो इक्वल है उस डिस्टेंस के जो पी सी के दरमियान में है, और जो P और B के दरमियान में। अब सिंपली मैं वो जो पॉइंट्स है डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लेता हूँ। P A का डिस्टेंस क्या होगा, P का x माइनस A का x का स्क्वायर प्लस P का y माइनस पॉइंट A का y का स्क्वायर रूट। सिमिलरली आप PC और PB के दरमियान में भी जो डिस्टेंस है उसको 2 पॉइंट वाले फार्मूला यूज़ करके निकाल सकते हैं। अच्छा, अब ये है कि 3 इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल आ गई, अगर मैं सब में स्क्वायर ले लूँ तो मेरे पास आ जाएगा कि यार ये x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस बेसिकली वो स्क्वायर रूट हट जाएगा ना, y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर। फर्दर यार मैंने सिर्फ ये किया है कि मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है, दिस वाज इक्वल टू दिस, इसको भी मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, वाज इक्वल टू दिस, इसको भी मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को मैं पहले ले आया हूँ, फिर एक्स वाली टर्म ले आया हूँ, फिर वाई वाली टर्म ले आया हूँ, और इसी तरह से मैंने ये तीनों जो इक्वेशंस बन रही हैं जो एक दूसरे की इक्वल हैं उनको मैंने लिख लिया। अब यार ये है कि सब में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मुझे नज़र आ रहा है, तो पहले तो मैं इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ। ओके, देयर यू गो।
कि नाउ दैट वी हैव दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, हम ये कर सकते हैं कि हम इन दोनों को कंपेयर कर लें और इन दोनों को कंपेयर कर लें, फिर हमारे पास ये सिचुएशन बन जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे अगर इस 8x को मैं यहाँ लेके आता हूँ, ये इसने प्लस हो जाना है, ये बन जाएगा -2x। सिमिलरली ये बन जाएगा -2y। सिमिलरली यार इस 34 20 को मैंने इक्वेट करके 14 कर दिया। दूसरी साइड पे जो कंपैरिजन था उसमें 4y's कैंसिल आउट हो रहे थे और फाइनली जो है आपके पास ये इक्वेशन बन रही थी। अब इस वाली इक्वेशन से x इज इक्वल टू -1 आ जाना है। नहीं, x इज इक्वल -1 नहीं आएगा, -12 होगा ना, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ओके फाइन, x इज इक्वल टू 1 आ गया। उसको आप इसमें प्लग इन कर लो तो ये -2 टाइम्स 1 प्लस 14 को इधर कर लेते हैं, 2y को वहाँ ले जाते हैं, तो ये बेसिकली 14 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा तो 12 आ जाएगा। 2y यानी कि y जो है वो आ गया 6 टाइम्स 12। नहीं जी, वो जो पॉइंट है ना जो इक्वी डिस्टेंस है ए बी सी से, उसके x और y कोऑर्डिनेट्स तो आ गए, वो है 1 एंड 6। अब बाकी की बात पे आ जाते हैं। कह रहे कि यार रेडियस क्या ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। यार सर्कमस्क्राइब करना ना इंग्लिश के अंदर कहते हैं किसी चीज़ को किसी चीज़ के अंदर डाल देना। सर्कम सर्कल वो सर्कल होता है जो ट्रायंगल को जिसने अपने अंदर डाला होता है, राइट। अज्यूम कर लो कि ये सर्कल, आई नो ये अच्छा सर्कल नहीं बना, ये लगता भी नहीं है सर्कल, बट ये सर्कल है, ठीक है। अब सर्कल सर्कल वही होगा ना यार, उसका सेंटर यहाँ पे होगा और वो तीनों वर्टिसेस से आई मीन उसका रेडियस इस वर्टेक्स तक और इस वर्टेक्स तक है। तो बेसिकली उसका रेडियस अगर निकालना है तो ये जो पॉइंट हमने निकालना है इसका किसी भी वर्टेक्स से डिस्टेंस ले लो। सो रेडियस ऑफ दैट सर्कम सर्कल वुड बी द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी टू द वर्टेक्स ए और बी और सी, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है। मैं ए से ले लेता हूँ आसानी के लिए, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अच्छा जी, ये -4 का स्क्वायर रूट यानी कि 16, 6 माइनस 3 का 3 का स्क्वायर 9, तो ये बन जाएगा, अगर ये 10 तो 25 बनना था, 1 ठीक है 25 बन गया। अच्छा ये आ गया 5, तो रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल भी हमारे पास आ ही गया। सर्कम circle is equal to 5 whatever the unit is. There you go. हमने उस इक्विडिस्टेंस पॉइंट का कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स भी बता दिए और फिर जो रेडियस है सर्कम सर्कल का हमने वो भी बता दिया। फिर इधर भी सबसे पहला काम ना इस क्वेश्चन में मैं ये करूँगा कि मैंने ये तीनों पॉइंट्स अंदाजन बना लेता हूँ। ये मैंने 5 बनाया है अंदाजे से, ये मैंने 4 -2 बनाया है और ये मैंने -2 4 बनाया। अब ये कह रहे कि यार ये वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के और आपने ना इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल बनाना है। अब इन सेंटर होता क्या है बेसिकली यार, जैसे लास्ट क्वेश्चन के अंदर था ना एक सर्कल जो कि वर्टिसेस में से गुजर रहा था जिसको हम सर्कम सर्कल कहते हैं, उसी तरह सोचो इस बारे में, ट्रायंगल के एक अंदर भी तो सर्कल बन सकता है ना। ये देखो अंदर एक बन सकता है, तो इसका जो सेंटर होता है ना उसको हम इन सर्कल कहते होते हैं। अब ये बनता कैसे है, वो बेसिकली बनता है ऐसे, अगेन इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है मैं, बट आई एम स्टिल गिविंग दैट इंफॉर्मेशन। वो ये है कि एंगल बाइसेक्टर्स हम मिलाते हैं तो वो इन सेंटर पे आके मिलता होता है। और जब ये क्वेश्चन मैं एफएससी में कर रहा था ना, तो इस स्टेज पे मुझे ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आता था, क्योंकि इन्होंने एकदम से यहाँ पे आके इन सेंटर का कॉन्सेप्ट डाल दिया और ये चीज़ें पढ़ा बाद में रहे हैं ये। खैर एनीवे, आई विल नॉट solve it the way I did it in engineering afterwards। अभी हम इसी तरह से कर लेते हैं। So इस vertex को मैं A कह देता हूँ, इसको मैं B कह देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ C। C के सामने वाली साइड C होती है, B के सामने वाली साइड स्मॉल b होती है, A के सामने वाली साइड जो है वो स्मॉल a होती है। आ जाए इन A, B और C साइड्स की पहले लेंथ तो निकालें ना। तो A साइड की लेंथ क्या होगी, ये B से C तक का डिस्टेंस है, तो 5 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस 2 यानी कि 5 प्लस 2 हो जाएगा उसका स्क्वायर। इसको लिख लेते हैं। सिमिलरली वही पॉइंट्स यूज करके आप B की लेंथ भी निकाल सकते हैं, C की लेंथ भी निकाल सकते हैं। अब ये प्रोसीजर मैं आपको डेफिनेटली एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वी हैव बीन डूइंग इट फॉर क्वाइट अ व्हाइल एंड यू नीड टू हैव अ ग्रास्प ओवर इट अब तक तो। अच्छा, अब हमें तीनों साइड्स पता चल गई हैं। अब जो फॉर्मूला है ना यार इस इन सेंटर का, वो है ax1 प्लस b
x2 सॉरी, बड़ा इजी सा इंट्यूटिव सा फॉर्मूला है, इसको अगेन डिराइव नहीं करेंगे, प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी, ये इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाता है, फिर ए वाई वन बी वाई टू और सी वाई थ्री करोगे और इसको डिवाइड करोगे ए बी और सी से, तो ये इन सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा ये सारा। अब यार ये तो हमें पता है कि यार ए बी और सी क्या है, सवाल ये पैदा होता है कि यार x1 किसको कहें, x2 किसको कहें, x3 किसको कहें, ब्ला ब्ला ब्ला। सो बेसिकली ए के सामने वाली जो साइड है ना, जो वर्टेक्स है वो ए है ना, इसके हम कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 बोलेंगे, बी के सामने वाली बी है इसको x2 y2 बोलेंगे, सी के सामने वाली सी है इसको हम x3 y3 बोलेंगे। ठीक हो गया। अब मैं सिंपली वैल्यूज़ को प्लग इन करता हूँ, उसको मैं कैलकुलेट करके लिख देता हूँ। ओके वेट यार, इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। ये 72 का जो स्क्वायर रूट है ये 6 स्क्वायर रूट 2 बन रहा है, और ये बन जाता है 5 स्क्वायर रूट 2। अगेन ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप इसको बिकॉज आप एफएससी में हैं तो आप लंबे तरीके से करेंगे। अच्छा खैर, ए की लेंथ है 5 स्क्वायर रूट 2 दैट इंटू x1 इंटू -2, प्लस बी की लेंथ है 6 स्क्वायर रूट 2 दैट इंटू x2 यानी कि 5। सिमिलरली बाकी मैंने वैल्यूज़ डाल दी तो ये फॉर्म बन जाती है, सिंपली वैल्यूज़ डालनी है। और अगर आपसे ये नहीं पढ़ा जा रहा ना, तो ये है यार 5 स्क्वायर रूट 2 इंटू -2। अब इनको कैलकुलेट करके लिख लेते हैं कि हमारा इन सेंटर फाइनली क्या आता है। ये बन रहा है, एक्सिस का कोऑर्डिनेट बन रहा है 40 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 16 स्क्वायर रूट 2, और इसका y क्या बन रहा है 20 प्लस 30 माइनस 10, तीनों के साथ स्क्वायर रूट 2 है ना, तो ये भी बन रहा है 40 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 16 स्क्वायर रूट 2। ओके, ये तो हो जाएंगे कैंसिल आउट। 40 बाय 16 इज 5 बाई 2। सो बेसिकली इसके इन सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 5 बाई 2, 5 बाई 2, यही निकालना था, ये आ गया है। वी आर डन विद द क्वेश्चन। भाई फाइंड करें उन पॉइंट्स को जो डिवाइड करते हैं लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एक्स वाई, ए जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं एंड बी जिसके कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू हैं, इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो अब हमें नहीं पता, इन्होंने कोऑर्डिनेट्स भी नहीं बताए, सीक्रेट रखे हुए हैं, तो मैं कह देता हूँ ए इधर है, ठीक है, और वो जाता जाता है लाइन और बी तक पहुँच जाती है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स टू वाई टू। नाउ दैट आई एम लुकिंग इन द बुक, यार यहाँ पे ना ये एक्स वन वाई वन है, ठीक है, सो इट्स एक्स वन वाई वन, एक्स वन वाई वन, ओके, एक्स वन वाई वन, ठीक है। अच्छा, जो इनको 4 इक्वल पार्ट्स में करें, यानी कि 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में कर दिया इसको डिवाइड ना, यानी कि हर पार्ट की लेंथ में कोई एल कह देता हूँ, और इस पॉइंट को मैं P1 कह देता हूँ, इसको मैं P2 कह देता हूँ, इसको मैं P3 कह देता हूँ। पॉइंट 1 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं पता तो नहीं है, लेकिन इसको कह देते हैं ये x3 y3 है। पॉइंट 2 के, क्योंकि हमने x2 y2 तक हम ऑलरेडी जा चुके हैं ना, इसलिए हमें आगे जाना होगा। पॉइंट 2 के कोऑर्डिनेट्स x4 y4 है, और पॉइंट 3 के कोऑर्डिनेट्स जो है वो x5 y5 है। और अगर आपको याद हो तो एक पॉइंट जो किसी पर्टिकुलर रेशो में डिवाइड कर रहा हो, उसका हमें एक फॉर्मूला पता था, आते हैं उसकी तरफ भी आते हैं। बात यह है कि सारी लेंथ्स इक्वल होंगी, अगर ये l है ये भी l होगी, ये भी l होगी, ये भी l होगी। अगर आप केस 1 को देखते हो ना, केस 1 कह लो या पॉइंट P कह लो, पॉइंट P कह लो, चलो पॉइंट P1 कह लो, ठीक है, तो पॉइंट P1 इज डिवाइडिंग, you know, it divides the length AB into what ratio? One part here, 3 parts there, यानी कि 1:3 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, divides AB in the ratio 1:3, तो यहाँ पे वो K1 और K2 वाली रेशो हमारे पास आ जाएगी, राइट। तो ये पॉइंट P के जो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, P1 के, सॉरी, वो होंगे K1 इनटू, होता था बेसिकली आप एंड पॉइंट का x रखते थे तो K1 x2 आ जाएगा, प्लस K2 x1 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2, ठीक हो गया। और y कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा x1
y2 k2 y1 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2। k1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो ये आ जाएगा 1 इंटू x2, वो सिंपली x2 ही है, प्लस k2 यहाँ पे 3 है, इंटू x1 वो सिंपली x1 ही है, 1 प्लस 3 नीचे 4 आ जाएगा, उसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ज़हमत ही नहीं करनी। आगे k1 y2, तो k1 y2 सिंपली y2 आ जाएगा, प्लस k2 y1, k2 इज़ 3, y1 इज़ y1, तो 3y1 लिख लेते हैं, ये भी डिवाइड बाय 4। तो पॉइंट 1 के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं gx2 प्लस 3x1 डिवाइडेड बाय 4 एंड y2 प्लस 3y1 डिवाइडेड बाय 4। इसी तरह से हम केस 2 में पॉइंट 2 के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और केस 3 में पॉइंट 3 के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। अब जितने प्यार से मैंने आपको केस 1 समझाया, मैं आपको केस 2 और केस 3 नहीं समझाऊंगा। हाँ, ये बता देता हूँ कि पॉइंट 2 जो है ना, वो डिवाइड क्यों कर रहा है ए बी को इन द रेशो 1:1, क्योंकि देखिए यार पॉइंट 2 यहाँ पे है ना, यहाँ पे भी 2l लेंथ है और यहाँ पे भी 2l लेंथ है, तो 2:2 को अगर आप सिंप्लीफाई करते हो, ठीक है, तो 1:1 बन जाता है। तो बेसिकली 1:1, मतलब जितना उधर है उतना ही इधर है, उसमें कह रहे हैं तो इधर k1 और k2 की वैल्यू ये आ जाएगी और अकॉर्डिंगली p2 के कोऑर्डिनेट्स ये आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आप केस 3 की बात करते हो, जिसमें मैंने p2 की 3 की जगह 2 लिख दिया है, इसको 3 कर देते हैं, ओके देयर यू गो। तो उसमें जो ये p3 है, पॉइंट 3 है, इसके इस साइड पे 3 पार्ट्स हैं, इधर एक है, तो ये सीधा सीधा 3:1 में डिवाइड कर रहा है। तो मैंने वही लिखा है k1 और k2 की वैल्यूज़ रिस्पेक्टिवली 3 और 1 आ गई हैं, उसको प्लग इन किया है और इसका आंसर आ गया है। अगेन लाइक आई सेड बिफोर, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू इन डिटेल। इस मामले में आप ये समझें कि आपके मतलूबा नंबर से जवाब बिल्कुल मौसूल नहीं हो रहा। समझने के लिए इसको पॉज फरमाएं और सॉल्व फरमाएं। एनीवे इट्स वेरी इजी, यू विल अंडरस्टैंड इट।